नमस्कार। असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और हमारी सहयोगी। बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो बिल्कुल खुशी यहीं से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए खुशी का है, उत्साह का है, उमंग का है, क्योंकि आज है लोकतंत्र का महापर्व। बिल्कुल राजेश जी, एक बात खास ये देखी जा सकती है, जहां एक और वर्ल्ड में कप की लड़ाई चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी एक ही कप की लड़ाई है, लेकिन यहाँ है चुनावी कप, यानी कि सत्ता का कप किसके पास जाएगा। लड़ाई जोरदार है, टक्कर वाली लड़ाई हो, लड़ाई जारी हो चुकी है, पिच तैयार है। देखा जाए तो मैदान में प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, यानी खिलाड़ी जुड़ चुके हैं। यही कारण है कि 20 सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से कुछ सीटों पर और कुछ सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, यानी टोटल जो 20 सीटें हैं वहां पर लगातार वोटिंग जारी है। बिल्कुल राजेश जी, वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन ये वोटिंग आम नहीं है। देखा जाए प्रशासन के लिए कि ये बड़ी चुनौती है। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले, सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो चुके थे, लेकिन अप्रिय घटना जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, सुकमा में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ सकती है शाम तक। बिल्कुल खुशी, इसकी वजह यह भी है कि ये जो 20 सीटें हैं ना, ये खास तौर पर इसमें अधिकांश सीटें हैं वो नक्सल प्रभावित सीटें हैं, और यही कारण है कि एक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों की रही है। और एक खबर ऐसी भी आई थी कि वहां पर ब्लास्ट किया गया था। कह सकते हैं कि जो नक्सली है, एक खास क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन ऑल देखा जाए सुबह 7 बजे से जहां 10 सीटों पर वोटिंग हुई है या फिर जहां पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर मतदान जारी है। बिल्कुल, मतदान लगातार जारी है राजेश जी, लेकिन अगर बात मतदाता को छोड़कर अगर प्रत्याशियों की अगर हम नजर डाल लेते हैं, अगर बात इन 20 सीटों की कर लेते हैं, समीकरण बड़ा है, चुनौती भाजपा के लिए कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी है। 20 सीटों की अगर बात करें, 19 सीटों पर कांग्रेस काबिज है, 1 सीट मात्र बीजेपी के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की राजनांदगांव से वो अभी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। उसका कारण खुशी यही है कि अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव देखें छत्तीसगढ़ का, तो जो 90 विधानसभा की सीटें हैं, उस 90 विधानसभा की सीटों में 68 सीटें, 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 15 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। उसकी वजह भी थी कि लगातार 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काबिज रही, एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम सारे फैक्टर थे, और यही कारण है कि 15 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, और अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए खुशी, तो वर्तमान में कांग्रेस के पास में 90 सीटों में 71 सीटें हैं। बिल्कुल राजेश जी, कहा जा सकता है कि समीकरण बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी, अगर 20 सीटों पर हम नजर लगातार डाल रहे थे, अगर बात नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम करें, नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है, सुबह भी हमने सुकमा में अप्रिय घटना देख ली है, और इस मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें, बीजेपी कांग्रेस हमेशा से कटघरे में खड़ी हुई नजर आई है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए इस मुद्दे को लेकर नजर आई है। बिल्कुल, देखो उसका कारण यही है खुशी, अगर इन 20 सीटों को देखा जाए, एक नक्सल प्रभावित है, और ये ऐसा बेल्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है कि लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो। दावे बहुत हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन जिस तरह से नक्सलवाद वहां से खत्म होना चाहिए वो खत्म नहीं हुआ। इतना जरूर है कि कई कुछ चेंजिंग जरूर वहां पर आया है। कुछ फैक्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं खुशी। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन एक मिनट, अगर एक बात अगर हम आंकड़ों पे डाल ले, अगर वोट प्रतिशतों की अगर हम बात कर ले, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र रहता है, प्रतिशत में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में भी कहीं ना कहीं असमंजस एक बना रहता है। अगर सुबह से हम बात कर ले, 9 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास है राजेश जी, कवर्धा में 12.51% मतदान हो चुका है, कांकेर में 16.48%, राजनांदगांव की अगर हम बात कर ले 8.34% मतदान यहां पर हो चुका है, बीजापुर में भी 4.50% मतदान यहां पर हो चुका है। अगर मतदान देखिए, हालांकि सुबह 7 बजे से जिस तरह से वोटिंग हुई है, मतदान प्रतिशत को लेकर आपको क्या कुछ लगता है? देखिए खुशी, अभी तक अगर देखा जाए 11 बज चुका है जी,
कहीं पर 10 जो विधानसभा की सीटें हैं वहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, और जो बाकी की 10 सीटें हैं वहां सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक चलना है, और जहां 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है वो दिन में 3 बजे तक चलेगी। वोट परसेंटेज जिस तरह से आप बता रही, दंतेवाड़ा की बात करें 10 से कुछ ऊपर नजर आ रहा है, पंडरिया में 12 से कुछ ऊपर है, राजनांद गांव जहां सबसे ज्यादा, राजनांद गांव की अगर हम बात करें, पूर्व सीएम रमन सिंह वहां से हैं, और सबसे ज्यादा वहां पर कैंडिडेट मैदान में हैं, 29 लोग मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो वोट परसेंटेज समझ में आ रहा है, कुछ 11 बज चुका है, अगर 7 बजे से जोड़े तो मुझे लगता है कि 4 घंटे से ज्यादा वक्त वहां पर हो गया है, 3 घंटे से वक्त वहां पर, जहां पर 8 बजे से वोटिंग हुई। वोट परसेंटेज कम है, और वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए नो डाउट चुनाव आयोग ने भी बहुत मशक्कत की है, तमाम सारे कैंपेन चलाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर वोट पड़े। बिल्कुल, वोट प्रतिशत की बात करें, तमाम जो है आप जिस तरह से कहा जद्दोजहद सभी ने की है। राजेश जी, एक तस्वीर ये भी देखी जा सकती है कि चुनाव से ठीक पहले अगर इन 20 सीटों की हम बात करें, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, प्रेस नोट जो है नक्सलियों ने जारी किए हैं, चुनावी बहिष्कार का ऐलान उन्होंने किया है। इसके पहले हत्याओं के मामले सामने आए थे, बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी। वोट अगर बात करें, वोट के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं को भी हत्या की धमकी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में खौफ भी नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि अभी तक जो चीज़ें हैं, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए जहां पर एक ब्लास्ट हुआ, एक जवान वहां पर घायल हुआ है, इन ऑल अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं कुछ कि अभी तक का जो वोट परसेंटेज है काफी कम नजर आ रहा है। अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, छत्तीसगढ़ में पूरा जोर कांग्रेस ने वहां पर लगाया है, चाहे स्थानीय नेता हो चाहे केंद्रीय नेता हो वहां पर आए। सेम यही कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है खुशी छत्तीसगढ़ में। हम मध्य प्रदेश को लेकर भी यही बात करते हैं कि 23 का जो इलेक्शन है कुछ अलग है, क्योंकि जो वोटर है वो साइलेंट है। वो वोटर किस साइड में जाएगा, क्या सोच के बैठा है, क्या चीजें हैं, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि मुझे यही लगता है कि इन चीजों का असर मतदान पर भी दिख रहा है, और यही कारण है कि वोट जो परसेंटेज है कुछ कम नजर आ रहा है। खुशी, हमारे साथ में नितिन भंसाली जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे यही चाहूंगा कि अगर देखा जाए 10 विधानसभा की सीटें जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, और 10 जो सीटें हैं वो 8 बजे से वोटिंग वहां शुरू हुई थी, अभी तक का जो वोट परसेंटेज का ट्रेंड दिख रहा है नितिन जी, कुछ कम नजर आ रहा है। हालांकि पूरी कोशिश आपने भी की है, चुनाव आयोग ने की है, तमाम सारे मुद्दे भी नजर आए। क्या लगता है कि वोट परसेंटेज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, या फिर यह लगता है कि जिस तरह से हम लगातार बात करते रहे कि वोटर साइलेंट नजर आ रहा है, उसका असर दिख रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व की इन 20 सीटों में जहां पर मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही अपील करता हूं कि अनिवार्य रूप से मतदान करें। देखिए, जैसा कि वोटिंग प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, तो मत प्रतिशत जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग दोपहर का भोजन करने के बाद, या महिलाएं जो हैं वो अपने घर के पूरे काम निपटाने के बाद जो है वो मतदान करने निकलती हैं, तो शाम तक के जो मत प्रतिशत के जो आंकड़े होंगे निश्चित तौर पर उसमें वृद्धि होगी। नितिन जी, तमाम चर्चाएं हम आपसे कर रहे थे, अगर देखा जाए 20 सीटों की बात कर ले, 19 सीटों पर तो परचम आपने पहले से लहराया हुआ है, क्या कुछ लगता है बने रहने के लिए कितनी बड़ी चुनौती? 20 पे लहराएंगे, 19 पे तो थे। कभी भी हम एक एग्जाम दें और इस फर्स्ट डिवीजन पास हो, 70% आए, तो हम अगले परीक्षा में 80% की उम्मीद करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। निश्चित तौर पर ये बेस्ट होगा, और जिस प्रकार भरोसा और विश्वास जनता ने कांग्रेस के प्रति इन 5 वर्षों में कांग्रेस के कामों के प्रति जताया है, निश्चित तौर पर ये मतदान में, वोटिंग में परिवर्तित होगा, और हम हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बेटर करेंगे और रिपीट करेंगे। इसमें चलिए नितिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। स्वागत करूंगा उमेश जी आपका। और सीधा सा सवाल, जिस तरह से नितिन जी कह रहे हैं कि भरोसा और विश्वास जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का उनके साथ में है, 20 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, आशीर्वाद जनता को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने अपना भरोसा खो दिया है, कोई भरोसा बचा ही नहीं है।
और इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर में जा जाके इनको बार बार भरोसे का सम्मेलन करना पड़ा, लेकिन भरोसा ये खो चुके हैं। इनका नारा था भूपेश है तो भरोसा है, उस नारे को छोड़ करके ये फिर आगे बढ़ते हैं, सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। इनको स्वयं अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन उमेश जी वो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं, अपने विकास के मॉडल को आगे लेकर बढ़े हैं, और आप गारंटी दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, केंद्र की, कह रहे हैं कि जहां डबल इंजन होता है वहां पर विकास तेजी के साथ होता है, और वो कहते हैं कि डबल इंजन की ये बात करते हैं, लेकिन इनका भी दायित्व तो छत्तीसगढ़ के लिए बनता था कि जिस तरह से उनको फंडिंग करना चाहिए थी वो नहीं हुई। देखिए, झूठ बोलो, केवल झूठ बोलो और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ दो। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बल्कि मैं तो कहूं देश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी सरकार है जो 5 वर्ष बीत गए हैं अपनी एक उपलब्धि नहीं बता पाए, और केवल आरोप प्रत्यारोप। केंद्र से जो राशि आती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, क्यों 5 साल तक इन्होंने लटकाने का काम किया? क्यों इनके मंत्री टीएस सिंहदेव साहब को अपना विभाग छोड़ना पड़ा? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि सरकार ने लगातार केंद्रीय योजनाओं को डिस्टर्ब किया? और इसीलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार, और छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले भी देखा है, और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बने हैं, 2018 में जो इन्होंने वादे किए थे, लोक लुभावने वादे किए थे, इन्होंने कितने वादे पूरे किए जनता बेहतर तरीके से जानती है। उन्हीं वादों की पुनरावृत्ति करके काट की हांडी फिर से चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस्तर के अंदर में तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ चलिए नितिन जी से जवाब ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे जवाब आते जाएं। नितिन जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार के ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो मेरे तो समझ से परे है। जनता को इन आरोपों से कोई सरोकार नहीं। जनता को जो चाहिए था, जनता को जो मिलना चाहिए था, वो मिला है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में हमने चुनाव नहीं, वहां के स्थानीय आदिवासियों का, स्थानीय जनता का दिल जीतने का काम किया है। तो जो दिल हमने जीता है, जो विश्वास हमने जिताया, और जो जनता ने भरोसा हम पर किया है, इसमें कोई दो मत नहीं कि 12 की 12 सीटें बस्तर की और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटें। चलिए, बिल्कुल नितिन जी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उमेश भी लगातार बने हुए हमारे साथ। उमेश जी, एक अगर देखें नजरिया हम डाले, एक बात ये कही जा सकती है कि अगर बॉल, अगर हम बात कर ले, फुल टॉस हो तो छक्का मारने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर बॉल यॉर्कर हो तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती है। बीजेपी की अगर स्थिति इन 20 सीटों पर हम देखें तो कुछ वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस 19 पर काबिज है। फिलहाल अगर देखा जाए 1 सीट ही आपके पास है, और ऐसे में जिस तरह से अभी बता रहे थे नितिन जी ने, जिस तरह से चर्चा की कि भरोसा जनता का उन पर है, और ये भरोसा ही है जिसका नजरिया इन सीटों के माध्यम से लगाया जा सकता है। क्या कुछ लगता है वापसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, आपने फुल टॉच और यार्कर की बात यहां पर की। दरअसल में कांग्रेस लगातार नो बॉल फेंक रही है और साथ में हमको फ्री हिट भी दे रही है। जिस प्रकार से इनके घोषणा पत्र में इनका कॉन्फिडेंस, मास्टर ब्लास्टर कौन है? मोदी जी है मास्टर ब्लास्टर। देखिए, तमाम लोग, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात तो आउट हो गए। अरे सुन लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, चाहे रमन सिंह की बात करें, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर एक बूथ में जाकर के इनकी हर एक बॉल पे छक्का मार रहा है। ये क्यों नहीं बताते? तेंदुपत्ता संग्राहकों से केवल 2 दिन खरीदी करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया। अरे भैया, बोनस के नाम में छलने और ठगने का काम किया। 400 से 2500 तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, नितिन जी अगर देखा जाए, जी नितिन जी बिल्कुल। उमेश जी प्रतिक्रिया ले लेते हो। नितिन जी, अगर देखा जाए मुद्दे काफी बड़े हैं इस बार इन 20 सीटों की अगर बात करें। नितिन जी 1 मिनट, मेरा सवाल। बिल्कुल उमेश जी प्रतिक्रिया में ले रही हूँ, 1 मिनट शांत रहिए। नितिन जी, अगर देखा जाए मुद्दे इस बार काफी बड़े, इन 20 सीटों की अगर हम बात कर ले, धर्मांतरण की बात कर ले, शराबबंदी की बात कर ले, या फिर अन्य मुद्दों की हम बात करें, लगातार मुद्दे लगातार जनता खड़ी कर रही है। शराबबंदी की अगर बात करें, कांग्रेस का खासा जवाब इसमें देखा नहीं गया है। कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने भी चुप्पी साधी हुई है। पूर्ण नशाबंदी की ओर सरकार काम कर रही है। हम पूर्ण नशाबंदी की ओर प्रतिबद्ध भी हैं। नितिन भंसाली जी के पास में आता हूं। जिस तरह से खुशी ने शुरुआत की थी उस क्रिकेट की पिच से, उस चुनावी पिच के महासंग्राम से, नितिन जी क्या अगर मास्टर ब्लास्टर उनके पास में मोदी जी हैं तो भूपेश बघेल जी को मिस्टर रिलायबल मान लिया जाए?
मास्टर ब्लास्टर नहीं, ब्लास्ट हो गए, वो खत्म हो गए जिनको आप मास्टर ब्लास्टर ठीक बोल रहे हैं, ब्लास्ट हो गए ब्लास्ट हो गए, मतलब भैया खत्म हो गए, विस्फोट हो गया उनका ठीक बोला, 2018 में ठीक बोला इन्होंने। तो अब जो है वो तो भूपेश बघेल जी पिच पे खेल रहे हैं, और ये अंधाधुंध जो ये बॉलिंग कर रहे हैं, कोई वाइड बॉल, कोई नो अरे दुबई बॉल, तक खेल रहे कोई हो। बाउंस ऊपर से जा रही है, और हम तो भैया जहां गेंद मिल रही है ठिकाने पे उठा के 508 मार रहे नाबाद हैं। बनाए, 508। ठीक है, छक्का। बिल्कुल नितिन जी, और ये आप भी बात तय है विस्फोट कि की कर रहे थे। लेकिन जी, लेकिन बिल्कुल। लेकिन खुशी खिलाड़ी- यहाँ पे कैप्टन ही नहीं है। सवाल उमेश जी से यही है, वो कह रहे हैं बिल्कुल, नितिन जी, उमेश जी एक बड़ा स्कोर है, एक मुकाबले 71 सीटें हैं उनके पास में। बिल्कुल। और नितिन जी, खास बात ये, जिस विस्फोट की आप बात कर रहे थे, नजर अगर हम डालें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस बात से आप भी अनजाने नहीं है, हम भी अनजाने नहीं है। सुकमा में ये तस्वीर सुबह ही दिख चुकी है, आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, जिस विस्फोट की आप बात कर रहे थे। उमेश जी, प्रतिक्रिया इस पे मैं आपसे लूंगी, क्या कुछ लगता है, नक्सल प्रभावित ये अभी तक बना हुआ है, क्या मान ले, दोनों पार्टियों की खींचतान की ये देखा जाए तो नतीजा है कि अभी तक यहाँ पर कुछ सुधार नहीं हो पाया है, आगे क्या कुछ स्थिति आप देख पाएंगे? देखिए, इनके घोषणा पत्र में था कि हम नक्सल को लेकर के, नक्सल के खिलाफ ठोस नीति बनाएंगे। फिर से घोषणा पत्र आ गया, चुनावी मैदान में हम उतर गए। 5 वर्ष बीत गए हैं, ये अब तक नक्सल के खिलाफ नीति नहीं बना पाए। मुझको लगता है कि ये इसी का नतीजा है। और जिस प्रकार से विकास की बात हो, बीते 15 वर्षों में विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। 2003 का डाटा निकालिए सर, अरे सुन लीजिए, आप बताना पड़ेगा नहीं बोला, अब आप शांतिपूर्वक 2003 का डाटा निकालिए, 4 ब्लॉक में था नक्सलवाद, 15 साल इनकी सरकार रही, 14 जिलों में पहुंच गया। और जिस प्रकार से उपलब्धि भारतीय थी, जनता केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस चुनाव में रिपोर्ट है टारगेट कि किया गया। छत्तीसगढ़ में और जिस प्रकार नक्सलवादी से घटनाओं में भारतीय कमी जनता आई पार्टी है, के तमाम छत्तीसगढ़ में नेताओं की वहां पर टारगेट किलिंग हुई है, हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। अभी 2 दिन पहले नारायणपुर के अंदर में हमारे नेता मैं ये कहता हूं, नक्सलियों नहीं, ने बिल्कुल, एक सेकंड प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बिल्कुल उमेश जी, उमेश जी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, नितिन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चलिए, ठीक है। नितिन जी से मैं एक सवाल कर देता हूँ। नितिन जी एक सवाल ले लीजिए मेरा। नितिन जी प्लीज एक सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, बात भूपेश है तो भरोसा है, मिस्टर रिलायबल है, विकास है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तमाम सारे नेता, चाहे वो खड़गे जी हों, कांग्रेस चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, विकास की बहुत बातें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस कैंपेनिंग में करती रही है और करती आ रही है आगे। क्या ऐसा कारण रहा है कि लगातार जो वोटर है वो साइलेंट बना हुआ है? क्या वजह रही? क्या विकास उसको समझ में नहीं आया, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, फिर कांग्रेस कह रही कि नहीं विकास हुआ था? क्यों निकल के नहीं आ रहा वोटर? क्योंकि तकरीबन मुझे लगता है 4 से 5 घंटे का समय हो रहा है और जो वोटिंग परसेंटेज मेरे सामने नजर आ रहा है वो काफी कम नजर आ रहा है। नितिन जी, वो आपकी स्क्रीन पे ही क्यों कम नजर आ रहे हैं? मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, चेक करवाइए ठीक से। चेक है बिल्कुल, बीजापुर पे है, 4 चैनल से होके है। आ रहा हूं मैं 4 चैनल से होके आ रहा हूं कि जी। वहां पे तारीफ हो रही है कि मत प्रतिशत पे लगातार वृद्धि हो रही है, और लगातार वहां पे टीवी स्क्रीन पे सीन भी दिखाए गए, फोटोज वीडियोस भी दिखाए गए। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपके वोट परसेंटेज के आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? नितिन जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। भरोसा है हमारी सरकार का, ये विश्वास है जनता को कि इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार को लाना है। और ये क्या कोई एक बात कर रहे थे अभी कि इन्होंने कहा था कि ऐसा कर देंगे वैसा कहते, इन्होंने नोटबंदी करते समय क्या कहा था? नक्सलवाद पे रहा हूं मैं कि नोटबंदी के समय बोला था कि आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? देश में आतंकवाद कम हुआ क्या? अच्छे दिन आए क्या? काला धन लाए क्या? 100 दिन में महंगाई कम हुई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? 15 लाख रुपए खाते में आए क्या? चलिए उमेश जी, एक सवाल मेरा रह गया था। उमेश जी एक सवाल रह गया था, अंतर बहुत है, खाई बहुत है, कैसे पाटेंगे? क्योंकि 71 सीटें हैं अभी कांग्रेस के पास में। देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें मैं और एड ऑन कर देता हूं। केवल 71 सीट के तर्ज पर इसको आप मत देखिए। सारे नगर निगमों के अंदर में, चाहे इनके मेयर का विषय हो या तमाम विषय हो, नीचे जो छोटे प्रतिनिधि हैं वह भी इनके हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, पंचायत से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, विधायक से लेकर के इनके मुख्यमंत्री तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है और किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। और मैं खुली चुनौती देता हूं पूरे प्रदेश के अंदर में एक ऐसा काम बता दीजिए। नितिन जी, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे उमेश जी,
एंटी इनकम बैंक से किया, आपको क्या कुछ लगता है? चुनाव में मुद्दे तो बहुत है, बहुत सारे मुद्दे गहराए हुए हैं, हालांकि देखा जाए भाजपा के पास ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपके पास भी कहीं ना कहीं चुनौती है कि ये जो आपकी सत्ता है कहीं ना कहीं 19 सीटें जो है ये बरकरार रहे, तो चुनौती तो आपके पास भी है। क्या कुछ लगता है, ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है? कितना चुनौतीपूर्ण मुद्दा ये रह सकता है एंटी इनकम बैंक का? एंटी इनकम्बेंसी है ना, इनके अगेंस्ट में है, मोदी जी के अगेंस्ट में है, जिसका खामियाजा इनको इस बार विधानसभा में भी भुगतना 18 में खामियाजा पिछली बार होगा था, 15 सीटों पे सिमट गए 15 साल सरकार चलाने के बाद। और इस बार जो मोदी फैक्टर है, जो झूठ बोलने की जो मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये भी इफेक्ट डालेगी और एंटी इनकम्बेंसी जो है भ्रष्टाचार वाली मशीन नहीं यहाँ पर काम करेगी। और जैसा कि कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे के तहत हम चुनाव में है गड़बड़ छत्तीसगढ़ का। उमेश जी, एक सवाल मेरा आपसे भी, जी नितिन जी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उमेश जी के लिए जनता का काम विदाई कर रही है आपकी जी, आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलिए उमेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमेश जी, लगातार आप मुद्दे उठा रहे हैं भ्रष्टाचार, इसके पहले जब आपने मुद्दा उठाया था कि नक्सलवादियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, लेकिन उमेश जी अगर पिछले दिनों की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं धमकियां तो कांग्रेस नेताओं को भी दी गई हत्या की, प्रेस नोट तक जारी किया है नक्सलियों ने। क्या कुछ लगता है मुद्दा ये नहीं है कि दोनों ही पार्टियों की ओर ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहले भी अगर मैं बात करूं, केवल बीजेपी या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती है। और केवल बीजेपी के नेताओं की हत्या नहीं हुई, 13 के अंदर में कांग्रेस के तमाम नेता जो छत्तीसगढ़ का भविष्य हो सकते थे, छत्तीसगढ़ को गढ़ने में और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, वह भी घटना हमने देखी है। और उसके बाद अभी वर्तमान में जिस प्रकार से टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हुई है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से नीति को लेकर के मैंने पहले सवाल उठाया, 5 वर्ष बीत गए, ठोस नीति बना पाने में यहां पर कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। ये आज 5 वर्ष बीत गए, ये नीति नहीं बना पाए, ना ही ये बता पाए। लेकिन है कि अगर इन्होंने नीति बना ली होती तो आज इस प्रकार की ऐसी 2018 में जो वादे किए थे उमेश जी, वो कह रहे हैं कि 2018 में जो हमने वादे किए थे किसानों, आदिवासी युवाओं, महिलाओं को, वो हमने सारे 60% पूरे किए। आपने कहा था सर जी, उमेश जी वो कह रहे हैं कि जो वादे किए थे 2018 में अपने वचन पत्र में, मैनिफेस्टो में, वो सारे पूरे किए हैं। 36 पे 34 करके अपने टीएस सिंहदेव साहब से पूछ ले कि कितने वादे पूरे हुए, शराबबंदी का ये क्या बिजली हुआ, बिल हाफ आता है इनके नियमितीकरण घर का में, क्या हुआ, इनके नेता बिजली धान बिल बेचते हैं आपने 2500 किया नहीं में, है, इनका संपत्ति कर्जा कर माफ हुआ, जगह सारी बढ़ा जनता का, करके दे पूरे दिया, किसानों का जो कर्जे में थे उनका कर्जा माफ हुआ, अन्याय किया, धर्मांतरण के नाम आदिवासियों को पर उनकी इस जमीन प्रकार के वापस हालात निर्दोष वहां बने आदिवासियों हुए को जेल बस्तर से के रिहा अंदर में, किया। उस पर आपका कहीं कोई बहुत जवाब नहीं छोटी-छोटी चीजें है। मैंने बता और दी। एक महत्वपूर्ण जो योजना पहले से चल रही थी, मुझको तो बड़ा दुख होता है, मैं बहुत आहत हूं। 2012 से डॉक्टर रमन सिंह के समय से जो स्थानीय आरक्षण मिलता था बस्तर के नौजवानों को, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग आरक्षण कर्मचारी के विरोधी रूप में, इनके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बड़े मंच से बोल चुके हैं कि देश में आरक्षण। चलिए जवाब ले लेते हैं नितिन जी से, जवाब ले। चलिए उमेश जी, बात हो गई, आपकी बात आ गई है, बात आ गई। जो मेरा सवाल था, कम से कम आरक्षण में लूट, नितिन जी संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त कम है। साल भर होने आया आरक्षण का जो बिल हमने विधानसभा से बोलने गवर्नर हाउस भेजा है, उसके लिए ये क्यों नहीं जाते गवर्नर के कर्मचारी के रूप में अपना जीविकोपार्जन करने का ये प्रयास जाति करते हैं, जनगणना की बात उसको क्यों नहीं छीनने का काम करते? अगर किसी ने किया है क्योंकि तो चोर की कांग्रेस दाढ़ी ने में किया है। अरे तिनका क्वांटिफाइबल डाटा सब है। पटल पर रखा जो नहीं, गवर्नर उस साहब पर ने चाहा, जो चर्चा गवर्नर की हाउस से नहीं। मांगा गया, आरक्षण वो पर सारी राजनीति, जानकारी दी आरक्षण के गई। विरुद्ध जो विधानसभा लोग से न्यायालय विधेयक में पारित जाते हुआ, हैं, उनको उसमें इनके पदों से विधायकों ने भी नवाजने वाली समर्थन कांग्रेस दिया। के खिलाफ विधानसभा से छत्तीसगढ़ का सर्वसम्मति मतदाता से मतदान पारित हुआ करेगा, बस्तर विधेयक का नौजवान गवर्नर मतदान हाउस गया करेगा, और गवर्नर हाउस में अभी तक राजनांदगांव, रुका मानपुर, हुआ मोहला का है। मतदाता इस वजह से मतदान रुका हुआ करेगा। है। जितिन किसके जी इशारे पर चलिए चलिए दोनों मेहमानों के यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, खुशी। और ये जो असेंबली कप है और जो चुनाव, बिल्कुल राजेश जी, कहा जा सकता है कि पिच तैयार है चुनावी मैदान में, जो कहे तो खिलाड़ी उतर चुके हैं। चलिए खुशी, दोनों मेहमानों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और असेंबली कप में लगातार जो चुनावी संग्राम है और जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मतदान चल रहा है, पल पल का अपडेट IND 24 पर लगातार जारी रहेगा।